नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड का एक विशेष कार्यक्रम फंडनामा। फंडनामा में हम आपकी मुलाकात कराते हैं फंड मैनेजर्स से और आपको बताते हैं उनके द्वारा मैनेज किए गए फंड्स के बारे में और फंड्स को रिव्यू भी करते हैं समय समय पर। तो इसी कड़ी में आज मेरे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान मिस्टर सतीश मिश्रा। सतीश जी टाटा म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं और टाटा मिड कैप फंड उनके द्वारा मैनेज की गई स्कीम्स में से एक है। तो आज विशेष तौर पर हम बात करेंगे टाटा मिड कैप फंड के बारे में। सतीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने समय निकाला हमारे लिए आज। नमस्कार पंकज जी, धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। सतीश जी पहले हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की और इक्विटी मार्केट की कि आउटलुक क्या है और किस तरह की उम्मीद की जाए इस इक्विटी मार्केट से। देखिए, जब भी हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो नॉर्मली दो तीन चीज़ें हैं। जैसे अभी आज सुन रहे होंगे आप, वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है ये का प्रश्न बहुत अच्छा है कि सबसे पहले हमें आउटलुक के बारे में समझना चाहिए कि मार्केट और इकॉनमी कैसी है। तो अभी आप देखिए, अगर आप ग्लोबल मैक्रो देखिए और इंडियन मैक्रो हम लोग देखते हैं, जस्ट समझने की कोशिश करते हैं कि हम एक साल पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं। तो अभी ग्लोबल मैक्रो में आप क्या क्या चीज़ आपको लगती है कि जो लोगों को परेशान कर रही है? इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ग्रोथ की चैलेंज है। यूएस में ग्रोथ है लेकिन वहाँ पे इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट से क्वेश्चन मार्क आ रही है। यूरोप में चैलेंज है, चाइना में चैलेंज है। लेकिन इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि अभी जैसे आप यूएस इंटरेस्ट रेट की बात कीजिए तो आज से 1-1.5 साल पहले वहाँ पे इंटरेस्ट रेट 0 से 1 के बीच था। इन लेस दैन 2 ईयर्स एक हमारी जर्नी 0 से 5-5.5 तक पहुँच गए हैं यूएस में इंटरेस्ट रेट। तो मुझे लगता है कि मैक्रो का ये जो कंसर्न है, इन्फ्लेशन, यूएस इंटरेस्ट रेट, तो डेफिनेटली इट्स स्टिल अ कंसर्न। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दैट जर्नी जो 0 से एक जर्नी चली थी, नोबडी नोज़ कि ये 6 पे रुकेगी, 5.5 पे रुकेगी, अगला 6 महीना और हाई इन्फ्लेशन रहेगा या 1 साल हाई इन्फ्लेशन रहेगा। लेकिन डेफिनेटली 0 से 5-5.5 तक पहुँचने तक एक बहुत बड़ी जर्नी हो चुकी है। दूसरा, अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो इंडिया में ग्रोथ का कोई चैलेंज नहीं है। दूसरा, अगर आप इन्फ्लेशन भी देखिए और इंटरेस्ट रेट मूवमेंट, तो इंडिया में इट हैज़ बिन क्वाइट मॉडरेट, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यूज्ड टू हैं इस 5%, 6% टाइप के इन्फ्लेशन के। तो मुझे लगता है कि एक तो डेफिनेटली इंडिया ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स इज़ बेटर प्लेस्ड अगर आप ग्लोबली कंपेयर करो। दूसरा, एक मुझे ये लगता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया के कुछ अपने इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है, जिसके बेस पे भी मुझे लगता है कि ठीक है, डेफिनेटली मैक्रो ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि कम्प्लीटली सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, क्योंकि अगर ग्लोबल इकॉनमी में आप देख रहे हो कि हाई इन्फ्लेशन है, हाई इंटरेस्ट रेट है, बट फिर भी मुझे लगता है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सिचुएशंस आर बेटर। और अगर आप क्रूड प्राइस देखिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, मुझे लगता है क्रूड प्राइस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर क्रूड 100 के नीचे है तो काफ़ी कुछ इंडिया के लिए सिचुएशन ठीक रहती है। ये तो बात थी खैर ओवरऑल इक्विटी मार्केट की। अब बात करते हैं आपके द्वारा मैनेज किए गए फंड की। तो आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, पहले उस पर बात करते हैं कि किस तरह से मैनेज करते हैं, क्या फ़िलॉसफी होती है आपकी। आप के पोर्टफोलियो अगर देखें हम लोग तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है और वेल डाइवर्सिफाइड है, मैं तो ये कहूँगा। तो उस पर थोड़ा सा मुझे आप बताइए। देखिए, एज अ हाउस हम लोग का पॉलिसी है वो ग्रोथ एट रिजनेबल प्राइस। ओके, इसको मैं थोड़े सिंपल टर्म में समझाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब कोई स्टॉक आप खरीदते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली इंडिया में अगर आप बात कीजिए, ठीक है, जैसे अभी मैंने ग्रोथ के बारे में बात किया, तो डेफिनेटली इंडिया इज़ अ ग्रोथ स्टोरी, ठीक है। सब लोगों का यहाँ पे अट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 6-7% जीडीपी ग्रोथ आती है, 6-7% इन्फ्लेशन है, 12-14% नॉमिनल ग्रोथ रेट आती है। तो डेफिनेटली वी आर ऑल्सो ग्रोथ ओरिएंटेड, लेकिन एट रिजनेबल प्राइस। क्योंकि इन्वेस्टिंग का 2 पार्ट है, एक है कि आप किस प्राइस पे खरीद रहे हैं और फिर है आप किस प्राइस पे बेचेंगे। तो वी ट्राई टू बी वेरी कंट्रोल्ड कि किस वैल्यूएशन पे आप चीज़ परचेस कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये हम लोगों को रोकता नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इवन वैल्यू स्टॉक्स, जैसे कि हमारे पॉलिसी में है कि अगर आपको कोई वैल्यू स्टॉक ऐसी लग रही है जो अच्छे ट्रिगर्स पे है,
जैसे आप हमारे पोर्टफोलियो में आप देखेंगे, आपको दिखेगी कि हमारे पास पावर यूटिलिटीज़ भी है, PSU बैंक्स भी है। तो एक ब्रॉडर हमारा गार्प है विच इज़ ग्रोथ एट रिजनेबल प्राइस। बट इवन अगर कोई चीज़ वैल्यू एट ट्रिगर्स है जिसमें हम लोगों को लग रहा है कि हाँ स्ट्रक्चरल कुछ हो रहा है और आपको लगता है कि ये वैल्यू कैटेगरी, वैल्यू स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं, तो वो भी हम अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं। एट द सेम टाइम अगर कोई स्टॉक ऐसा है जिसमें मान लीजिए कि थोड़ा वैल्यूएशन हाई है, लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है कि वहाँ कुछ स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है, या कोई थीम बन रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी जैसे PLI रिलेटेड काफ़ी चीज़ चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड काफ़ी चीज़ चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, तो अगर इस तरह की कोई थीम रहती है तो हम स्लाइटली हायर वैल्यूएशन में भी वी कैन इन्वेस्ट, बट देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। तो उस हिसाब से हमारा अप्रोच काफ़ी वाइड है और हम कोशिश करते हैं कि प्राइस में आप अपने आप को यू कीप योर सेल्फ इन कंट्रोल और फिर आप ग्रोथ की तरफ चेज़ कीजिए। जो बाय करते हैं आप लॉन्ग टर्म होल्ड करने में विश्वास करते हैं? जी बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कोई स्टोरी रियल में प्ले करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको स्टॉक में यू हैव टू गिव टाइम। और दूसरा उसके बाद अगर मैं अपने इंडिविजुअल की बात करूं, ठीक है, कि जिस तरह से, तो ये तो एक ब्रॉडर हुआ कि हमारा क्या अप्रोच होता है। और जब मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूं तो 2-3 ब्रॉडर चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे सबसे पहले तो डेफिनेटली सेक्टर देखता हूँ, किस सेक्टर में वो स्टॉक है और सेक्टर में स्केलेबिलिटी है कि नहीं, वो सेक्टर कितना बड़ा हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन वो किसी ऐसे सेक्टर में है जो सेक्टर खुद ही बहुत बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि स्केलेबिलिटी है कि नहीं उस सेक्टर में, ठीक है। तो मतलब अगर आप 3 साल, 5 साल, 7 साल के बारे में सोच रहे हो तो वो सेक्टर इतने ग्रो करने की पोटेंशियल रखता है कि नहीं है। दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। दूसरा उसके बाद फिर एक मैं पास्ट परफॉर्मेंस पे बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और एक बेस्ट पार्ट क्या हुआ है हमारे सारे सब लोगों के लिए, थोड़ा इजी हो गया लाइफ। अगर आप देखो लास्ट 6-7 साल में, फ्रॉम 2016 टू 2020-21, इन लेस देन 5 ईयर्स आपने GST इम्प्लीमेंटेशन देखा, NBFC क्राइसिस देखा, डीमोनेटाइजेशन देखा, कोविड देखा, मतलब जितने भी क्राइसिस आ सकते थे वो लेस देन 5 ईयर्स के अंदर, क्राइसिस या शॉक्स आप बोलिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आए। तो बेसिकली उस 5-6 साल के पीरियड में किस मैनेजमेंट ने किस तरह से बिहेव किया, प्रमोटर्स का क्या रवैया था टुवर्ड्स ऑल स्टेक होल्डर्स, नॉट जस्ट शेयर होल्डर्स, ठीक है, वो अपनी एम्प्लॉयज़ के साथ उन्होंने किस तरह से ट्रीट किया। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा एक पिक्चर देता है कि पिछले 6-7 साल में जब इस तरह के शॉक्स आ रहे थे बिजनेस में, ठीक है, उनका क्या रवैया था। तो और उसमें आपको काफ़ी कुछ एक माइंडसेट पता चला, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग मिड कैप कैटेगरी देखते हैं तो उसमें प्रमोटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और उसमें आपको उनका माइंडसेट समझना, ठीक है, कि जैसे मैंने बताया कि हम लोग जब स्टॉक खरीदते हैं तो एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होता है। तो वो प्रमोटर कैसा है, मतलब आप उस प्रमोटर पे बेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया जिस पे मैं नोटिस करता हूँ। और उसके बाद फिर सबसे जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो चूँकि नॉर्मली हाइजीन चीज़ है, ठीक है। जैसे आप किसी भी बिज़नेस में देखते हो तो बिज़नेस में 2-3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, कि वो एट द एंड वो कैश फ्लो जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। अल्टीमेटली गेम तो यही है कि आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी है आपका, आप उससे कितना ROC जनरेट कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद बिजनेस का कैपेक्स की तरफ क्या अप्रोच है, बेसिकली कैपिटल एलोकेशन, ठीक है, आप कंजर्वेटिव माइंडसेट हो या एग्रेसिव माइंडसेट हो, आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस या फोकस्ड रहते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब हम किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। करेक्ट। अभी क्योंकि अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स के लिए, तो आप बाय कीजिए और जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो सब फंड मैनेजर्स के हाथ में है। लेकिन एज अ फंड मैनेजर मैं आपसे अगर जानना चाहूँ कि आप किन सेक्टर्स पर बुलिश हैं और इस वक्त पर कौन से सेक्टर्स आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा वेटेज के साथ में हैं और आगे को क्या उम्मीद करते हैं आप उन सेक्टर से? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये एक चीज़ है जो हम लोग हमेशा इस बारे में काफ़ी सोचते रहते हैं और मुझे लगता है कि इसका आंसर भी जो आता है वो मैक्रो ट्रेंड से ही आता है, ठीक है। जैसे अगर अभी मैं बात बोलूँ कि इंडिया के क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है, और उससे हम खुद समझने की कोशिश करेंगे कौन सा सेक्टर्स हमें देखना चाहिए। तो जैसे कि कुछ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, बोथ इन टर्म्स ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एज वेल एज कंज्यूमिंग पॉपुलेशन।
उसके बाद हम देख रहे हैं कि डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं लोगों के, ठीक है। तो उस बेसिस पे फिर दूसरा, जैसे कि एक था जो कंजम्पशन के लिए काफ़ी पॉजिटिव अपना मार्केट है, लेकिन इसमें एक दूसरा पैरामीटर क्या हुआ कि जैसे अगर आप एक बहुत सिंपल तरीके से आप देखो, जो जीडीपी होती है, जो कंट्री ग्रो करती है, उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है कि आप कंजम्पशन और दूसरा आप इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कंजम्पशन जैसे मैंने बताया कि इंडिया के पास इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, ठीक है। आज से 10 साल पहले हमारा पर कैपिटा $1000 के आसपास था, अभी हम लोग 2000 के आसपास पहुंच गए हैं। 5 साल 10 साल में ये नंबर 3000 4000 जाएगा। तो डेफिनेटली कंजम्पशन पार्ट पे वी आर वेरी वेल प्लेस्ड, ठीक है। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे, कभी अर्बन अच्छा करेगा, कभी रूरल अच्छा करेगा, लेकिन वहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन दूसरा एक जो पीस मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पिछले 4-5 साल से, ठीक है, और स्लाइटली प्रायर टू दैट बहुत सारे पॉजिटिव पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए, एक बहुत मेजर पॉलिसी चेंज हुआ था जब कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट की गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट का बहुत क्लियर फोकस है मेक इन इंडिया, ठीक है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद ग्लोबली भी बिकॉज ऑफ कोविड ये China+1 का एक ऑप्शन आया, जिसमें कि ग्लोबली सारे इकॉनमी देख रहे हैं कि चाइना के अलावा और कौन ऑल्टरनेट हो सकता है। तो अभी बहुत सारा फोकस आप देखोगे इज़ टूवर्ड्स द अनदर पीस विच इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए पिछले कई साल से, और मुझे लगता है अगले कई साल तक, ये जो मैन्युफैक्चरिंग, कैपेक्स, इंडस्ट्रियल्स, इस टाइप के थीम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी गवर्नमेंट का फोकस है। तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन यस वो एक अच्छा करता रहेगा, लेकिन दिस इज़ वन थिंग विच इज़ इमर्जिंग वेरी वेल, ठीक है। और अगले 3 साल 5 साल जिस तरह के मैं मैक्रो टेलविंड्स देख रहा हूँ, कंपनी के टेलविंड्स देख रहा हूँ, तो बहुत पॉजिटिव है। इनफैक्ट मेरे पोर्टफोलियो में भी अभी आप देखोगे तो वी आर वेरी ओवरवेट ऑन दीज कैटेगरीज, जो कि कैपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल्स। तो मुझे लगता है कि दैट हैज़ अ वेरी गुड लॉन्ग रनवे। ओके, वैसे तो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी की अपनी इंपॉर्टेंस है, और जब आप बहुत लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं कि स्मॉल कैप इंक्लूड कीजिए, अदरवाइज तो कम रखिए। बट किसी भी वक्त पर मुझे लगता है कि एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं मिड कैप फंड की, तो यदि मैं आज कंपेयर करूँ या ये कहें किसी को अपना पोर्टफोलियो बनाना हो, डेफिनेटली हम लॉन्ग टर्म की ही बात करेंगे, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इस वक्त पर मिड कैप में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, या फिर जो भी आपका ऑलरेडी एक एक्सपोजर आपने मेंटेन किया हुआ है उसी के साथ बने रहें? देखिए, अगेन जब ये क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। एक पहले देखना चाहिए कि यहाँ पे रनवे फॉर ग्रोथ क्या है, ठीक है। किसी भी कैटेगरी में जो चीज़ें हो रही हैं वो आपस में कैसे रिलेटिवली वेल प्लेस्ड है या स्लाइटली लोअर प्लेस्ड है। एंड देन सेकंड थिंग इज़ वैल्यूएशन। तो अगर जैसे मैं फर्स्ट पैरामीटर की बात करूं, तो अभी जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का बहुत फोकस है से कैपेक्स पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, इंडस्ट्रियल पे, ठीक है। अभी बड़ा सिंपल आप चीज़ देखिए, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना है, ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। आप बॉयलर लेने जाओगे, बॉयलर का इंडिया का जो लीडर है इज़ अ मार्केट का, इज़ अ मिड कैप कंपनी। आप इंजन्स लोगे, लीडर इज़ अ मिड कैप कंपनी। आप स्ट्रक्चरल ट्यूब, पाइप्स, ये सब लोगे अपने प्लांट खड़ा करने के लिए, इज़ अ मिड कैप कंपनी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो एक कैपेक्स PLI रिलेटेड आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द PLI रिलेटेड सेक्टर्स के जो लीडर्स हैं दे आर इन मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो पूरा फोकस है गवर्नमेंट का ऑन दिस इन्वेस्टमेंट, कैपेक्स, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें मिड कैप कैटेगरी बहुत अच्छे से बेनिफिट करने वाला है। दूसरा एक मुझे ये चीज़ लगता है कि जैसे आपने बोला डाइवर्सिफाइड कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच, कुछ सेक्टर्स में कैसा है कि इनहेरेंट नेचर है। जैसे अभी आप मान लीजिए लार्ज कैप सेक्टर्स की बात करें वर्सेस मिड कैप, ठीक है। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां बाय डिफ़ॉल्ट कोई सेक्टर का बहुत ज़्यादा वेट है, ठीक है। जबकि अगर आप कैटेगरी लाइक मिड कैप्स आते हो तो आप देखोगे बहुत डाइवर्सिफाइड ये कैटेगरी है, किसी भी सेक्टर का वेट 20% से ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट आपको मिड कैप इंडेक्स के अंदर ही 15-20 सेक्टर मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमेशा ये 2 चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है। कि पहले तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो भी पॉलिसी टेलविंड्स हैं, ठीक है, उसमें मिड कैप सेक्टर इज़ वेरी वेल प्लेस्ड, ठीक है। इनको बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिलेगा, और इनफैक्ट गवर्नमेंट फोकस भी उन सब चीज़ों पे कर रही है कि जो पिछले 5-10 साल में इग्नोर हो गया,
ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने बताया कि कई बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर के लीडर्स अभी मिड कैप स्मॉल कैप में हैं, तो मतलब वो पिछले 10 साल में इतने इग्नोर हुए हैं कि अभी उन्हें सबको लार्ज कैप बनना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली मिड कैप में अर्निंग पोटेंशियल तो काफ़ी अच्छी है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कई कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि हर सेगमेंट में मिल जाएंगे, बट कुछ सेक्टर्स, हम पीएसयू बैंक्स की बात करें एग्जांपल के लिए, लार्ज कैप में आपको ज़्यादा मिलेंगे डेफिनेटली, है ना। ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि मिड कैप में मिलेंगे। तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए मुझे लगता है कि हर तरह के सेगमेंट्स में एक्सपोजर ज़रूरी हो जाता है। इसमें मैं थोड़ा और ऐड करता हूँ, तो जैसे जब मैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करता हूँ, जैसे अगर आप हमारा मिड कैप पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसमें बेसिकली मैंने 3-4 कैटेगराइजेशन रखी है। ठीक है, जैसे मुझे लगता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप देखोगे तो हमेशा कुछ थीम्स होती हैं। ठीक है, जैसे अभी आप बात करो कि कहाँ पे आपको लगता है कि फोकस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस बहुत ज़्यादा है, चाइना +1 पे फोकस बहुत ज़्यादा है, PLI स्कीम्स पे है, EV रिलेटेड काफ़ी बातें हो रही हैं, हाइड्रोजन रिलेटेड काफ़ी बातें हो रही हैं। तो जैसे मेरे पोर्टफोलियो को अगर मैं ब्रॉडली 4 ग्रुप में कैटेगराइज़ करूँ, तो फर्स्ट ग्रुप होता है जिसमें मैं ट्राई करता हूँ कि अगर इन सब किसी ग्रुप, जो भी मैंने चीज़ बताया, जिसमें कि आप यू आर श्योर कि अगले 3 साल 5 साल में ये कैटेगरी बहुत अच्छा करने वाली है। ठीक है, आपको मालूम नहीं कि हाइड्रोजन यहाँ से 5 टाइम्स होगा या 2 टाइम्स होगा या 3 टाइम्स होगा, दैट यू डोंट नो, बट आपको ये मालूम है कि गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा है और जो भी आज है उससे काफ़ी बड़ी होने वाली है। ठीक है, तो एक हमारा कैटेगरी होता है जिसमें कि आई ट्राई कि अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है, जहाँ पे मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी मैं वैसा बनाने की कोशिश करता हूँ कि क्योंकि अगर कोई मिड कैप में आ रहा है तो बेसिकली मिड कैप में आने का आइडिया है कि यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। ठीक है, मिड कैप फंड में व्हाट वी ट्राई कि आप मिस आउट ना हो। अगर आप बोल रहे हो कि डिफेंस एक बहुत अच्छा थीम है, ठीक है, तो यू डोंट मिस आउट दैट अनलेस कि वैल्यूएशन ठीक रहे, कंपनीज़ की कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक है। ठीक है, तो ये एक मेरा फर्स्ट कैटेगरी होता है। दूसरा मैं कैटेगरी बनाता हूँ जिसमें कि जैसे मैंने बताया कि इंडिया में है कि पेनिट्रेशन बढ़ेगा, पर कैपिटा बढ़ेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कभी अच्छा करेंगे कभी ख़राब करेंगे, बट आप देखेंगे कि डिसेंट उनमें, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल आप ले लीजिए, QSR ले लीजिए, इंश्योरेंस हो गई, AMCs हो गए, तो इन सब में आप देखेंगे कि एक डिसेंट ग्रोथ आपको ओवर द पीरियड मिलता रहेगा। ठीक है, कभी अच्छा रहेगा कभी ख़राब रहेगा। तो दूसरा कैटेगरी मैं वो बनाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे आपको एक कंसिस्टेंट डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है, तो आप देखोगे इन सब में ग्रोथ होते रहेगी। और उसके बाद थर्ड कैटेगरी एक होता है जहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि कहाँ पे स्ट्रक्चरली चेंज हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। जैसे कि अभी बैंक्स पिछले 1-2 साल से बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगले 1-2 साल अच्छा करेंगे। ठीक है, उसके पहले काफ़ी ख़राब कर रहे थे। ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल्स। तो इस तरह से हम लोग पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। चौथा एक कैटेगरी होता है जिसमें कि फार्मा, IT, क्योंकि बेसिकली जितना भी मैंने फर्स्ट 3 पार्ट्स बताए ये सब मोस्टली डोमेस्टिक ओरिएंटेड है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को एक्सपोर्ट से हेज करना चाहते हो या फिर डॉलर से हेज करना चाहते हो, तो वहाँ पे ये फोर्थ कैटेगरी आती है जो कि IT, फार्मा। तो इस तरह से खुद हम लोग जो पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें आइडिया वही है कि इस बेसिकली जो ग्रोथ हो रहा है, यू जस्ट बी देयर एंड यू पार्टिसिपेट इन दैट ग्रोथ जर्नी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लाइक मेक इन इंडिया, चाइना +1, तो मतलब थीम्स की बात हुई, बट यदि मैं सेक्टर्स की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो आप कौन से सेक्टर्स पर ओवरवेट हैं? तो अभी इस समय मैं बैंक में लेंडर्स पे काफ़ी ओवरवेट हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर इकॉनमी अच्छी कर रही है, ग्रोथ होना है, तो दे आर गोइंग टू बेनिफिट। तो एक लेंडर्स पे मैं ओवरवेट हूँ। दूसरा इंडस्ट्रियल, जो भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनीज़ हैं जो कैपेक्स में पार्टिसिपेट करती हैं, तो इंडस्ट्रियल्स पे मैं काफ़ी ओवरवेट हूँ। ठीक है, मुझे लगता है मैं प्रॉब्ली 2-3 टाइम्स होऊंगा एज़ कम्पेयर टू बेंचमार्क। दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा सीमेंट पे मैं ओवरवेट हूँ। फिर इन बिटवीन हम लोग क्या करते रहते हैं हमेशा, जैसे कि जब वैल्यूएशन आप देखो, जब चीज़ें रैली कर रही हैं, तो हम लोग विद इन सेक्टर भी वी ट्राई टू रोटेट। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कि शुरू में आप आज से कुछ महीने पहले का मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि हम लोग प्योर बैंक्स में थे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में अपने अपना वेट बढ़ाया। ठीक है, तो आपको वो NBFC में वेट में भी सिमिलर दिखे। ठीक है, लेकिन हम हल्का सा वी ट्राई टू गो टू डिफरेंट वैल्यू चेन, क्योंकि अगर सिचुएशन इम्प्रूव होती है तो वो सबके लिए होती है।
सिमिलरली जैसे आप फार्मा में देखोगे तो पहले हम लोग डोमेस्टिक फार्मा में थोड़ा ज़्यादा थे, इवेंचुअली फिर हमने यूएस फार्मा के लिए, क्योंकि वैल्यूएशंस वहाँ बहुत अट्रैक्टिव हो गए थे। तो इस तरह के भी स्विचेस हम लोग करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन वैल्यूएशंस और कहाँ पे ग्रोथ कैसा दिख रहा है। आपने बात की फार्मा की, तो मैं थोड़ा सा इससे और आगे बढ़कर हेल्थ केयर की बात करूं, जिसमें डायग्नोस्टिक कंपनीज़ और हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं। तो हेल्थ केयर के बारे में आपका क्या विचार है? सर बड़ा अच्छा सवाल है। तो देखिए, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ, जैसे मैंने बताया कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे सोचिए, ठीक है, जैसे हम लोग पहले बात करते थे कि सबसे बेसिक नीड क्या होती है। सबसे बेसिक नीड है रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद आपके पास पैसा आता है तो आप सोचते हो कि आपके बच्चों के लिए एजुकेशन अच्छा हो। फिर पैसा आता है तो आप सोचते हो कि अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड। अच्छा हेल्थ केयर शुड बी अ बेसिक नीड फॉर अ कंट्री, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे सेगमेंट को मतलब डेफिनेटली बहुत पुश मिलना चाहिए फ्रॉम अ गवर्नमेंट साइड। अभी भी आप देखो, जैसे अच्छे आप किसी सिटीज़ में जाओ, अच्छे हॉस्पिटल्स आपको 1 2 3 मिलेंगे मुश्किल से, और आप टियर 3 टियर 4 में जाओ, बेयरली कोई अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। तो पहला तो मुझे ये लगता है कि जब भी कोई कंट्री का जर्नी फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप होता है, ठीक है, तो ऑलवेज़ हेल्थ केयर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो इवेंचुअली मुझे लगता है कि हेल्थ केयर सेक्टर आप देखोगे कि यहाँ से अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। मेरा पर्सनल विश है कि गवर्नमेंट का और फोकस आए इस पर, क्योंकि ये नीड है, नॉट जस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, लेकिन हर सिटीज़ में अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए। दूसरा, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव पे भी लाओ, तो जैसे मैंने बोला, जैसे एक कैटेगरी मैंने आपको बताया जहाँ पे मैं देखता हूँ लो पेनिट्रेशन वाला, तो हॉस्पिटल्स आई पुट देयर, क्योंकि वहाँ इवेंचुअली आप देखोगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे जैसे लोगों के पास डिस्क्रिशनरी थोड़ा सा भी ज़्यादा पैसा आएगा, लोग अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए जाएंगे, अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए जाएंगे। तो मुझे ये एक सेगमेंट लगता है जिसमें कि दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। डिपेंडिंग ऑन वैल्यूएशन, आप कब खरीदते हो कब बेचते हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दिस सेक्टर मस्ट डू वेरी गुड फॉर बेटर गुड ऑफ द कंट्री। और इसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज हैं आईटी में स्पेसिफिकली, मतलब कि क्योंकि आप जिस हिसाब से इंटरनेट का यूज़ बढ़ता जा रहा है, छोटे शहरों में, गाँवों में, वहाँ भी लोग इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो क्या इस तरह के थीम भी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है? नहीं, बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। एक तो क्या होता है ना कि जब भी कोई कंट्री इवॉल्व कर, जैसे हम लोग एक इवॉल्विंग कंट्री हैं, ठीक है, इन्वॉल्विंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी साइज, 3 ट्रिलियन पे आप बैठे हो, यू आर एस्पायरिंग फॉर 5 ट्रिलियन, यू आर एस्पायरिंग फॉर 10 ट्रिलियंस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीआई आप लीजिए, आज से 2-3 साल पहले यूपीआई जिस लेवल पे यूज़ होता था वर्सेस टुडे, इट हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली, ठीक है। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि हम लोग को एज अ फंड मैनेजर ऑल्सो वी ऑलवेज ट्राई कि ट्रेंड आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जो 2-3 साल पहले था, मे बी दैट वाज ओके फॉर अ 2.5-3 ट्रिलियन इकॉनमी, लेकिन मे बी दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर 5 to 10 ट्रिलियन इकॉनमी जर्नी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि यस, आज के समय पे जिस तरह से इंटरनेट का पूरा हर तरफ और हर जगह आप देख रहे हो डिजिटल की बातें चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि यस, बिल्कुल, मतलब दिस इज़ अ वेरी सीरियस सेक्टर जहाँ पे इसका रोल है, दे हैव अ रोल। बट अगेन एज आई सेड कि क्या होता है कि एक तो है कि अच्छा पार्ट, दूसरा है कि ग्रोथ एट रिजनेबल प्राइस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट फ्यूचर, जैसे क्योंकि बात चल रही थी हेल्थ केयर की और आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये चीज़ें जो फ्यूचर में मतलब काफ़ी पोटेंशियल रखती हैं। अब वो स्टॉक की बात करें तो अलग बात है कि कब किस प्राइस पर बाय किया जा रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, बट ज़रूरत की बात करें नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक मुझे एक चीज़ और लगता है कि जैसे ये डिजिटल इज़ अ वे जिसमें आप टियर 5 या विलेज या जो भी, उसको आप सीधे आप मेट्रो के एट पार ला सकते हो थ्रू द ब्रिज। हमने तो कोरोना में देखा कि लोगों ने जो मेट्रो से अपने गांव चले गए, छोटे शहरों में चले गए और वहाँ से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, बट पूरा काम कर पा रहे थे, वो तभी पॉसिबल था। जिस तरह से गवर्नमेंट का पूरा ये फोकस है डिजिटल टूवर्ड्स, मुझे लगता है बहुत अच्छा, मतलब दे हैव अ वेरी गुड फ्यूचर। ओके,
आपने बहुत सारी बातें बताई इकोनॉमी के बारे में, मार्केट के बारे में, अपने फंड के बारे में, लेकिन और कुछ इस मिड कैप फंड से जुड़ा हुआ कोई और मतलब इम्पोर्टेंट बात आप बताना चाहें, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि जिस फंड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें उनके लिए कितनी वेल्थ क्रिएट होगी, किस तरह का फ्यूचर है उस स्कीम का। तो वैसे तो खैर टाटा म्यूचुअल फंड की सभी स्कीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और आपने जैसा भी बताया कि आप थीम पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर थीम में आप सेक्टर्स ढूंढते हैं और फिर स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करते हैं। लेकिन कोई और बात आप बताना चाहें इस स्कीम के बारे में? जी देखिए, तो मैं 2-3 ब्रॉडर चीज़ बताता हूँ, ठीक है। पहला तो ये है कि मिड कैप एज ए कैटेगरी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसमें मुझे लगता है कि मिड कैप विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, ठीक है। तो दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट्स अ डाइवर्सिफाइड कैटेगरी, ठीक है। तो अगर आपको, जैसे आप पोर्टफोलियो बनाते हैं और आप कोशिश करते हैं डाइवर्सिफाई करने की, ठीक है, तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट। और तीसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि जैसे हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है, तो ग्रोथ में हमेशा अगर कोई भी चीज़ ग्रो करता है, जो भी आपको कोई चीज़ दिखेगी कि बहुत तेज़ी से ग्रो करती हुई, तो आप हमेशा देखोगे द जर्नी इज़ फ्रॉम स्मॉल कैप टू मिड कैप टू लार्ज कैप, ठीक है। तो मुझे उसमें हिसाब से लगता है कि एज ए कैटेगरी मिड कैप एज ए कैटेगरी इज़ डेफिनेटली द प्रॉक्सी फॉर इंडिया ग्रोथ स्टोरी, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, कहीं की भी मिड कैप फंड हो। दूसरा उसके बाद फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, जैसे मिड कैप में पहले क्या मिड कैप स्मॉल कैप ये सब में डर रहा करता था बैलेंस शीट को लेके, ठीक है, कि लोगों का एक परसेप्शन अभी भी है कि छोटी कंपनियां, ठीक है। लेकिन अभी आप देखो बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, ठीक है, हर जगह एक सेविंग का एक था कि भाई सबको अनसर्टेनिटी थी कि ये कोविड 1 साल है, 1 महीना है, 2 साल है, 5 साल है। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि ये जितनी भी कंपनियां थी सब ने 2 चीज़ों पे बहुत फोकस किया, एक अपने बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने की, और दूसरा अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और एज अ रिज़ल्ट अभी आप इंडियन कॉर्पोरेट्स देखिए, जैसे मिड कैप स्पेस देखिए, तो बैलेंस शीट इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, पिछले 2-3 साल में उन्होंने हर जगह जहाँ पे भी आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते थे, ऑप्टिमाइज़ कर सकते थे, टेक्नोलॉजी का यूज़ ले सकते थे, उस चीज़ पे, जैसे कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम आती है तब मोस्ट ऑफ द इन्वेंशन हैपन ड्यूरिंग दैट टाइम। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उस समय भी हुई जो एफिशिएंसी कहाँ कहाँ पे आप बढ़ा सकते थे उस पर फोकस हुई, ठीक है, और बैलेंस शीट अच्छा है। अब अगर आप अभी देखिए किसी भी प्रमोटर के लिए क्या 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। एक है कि आपका पोजीशन अच्छा रहे, तो आप देख रहे हो कि बैलेंस शीट आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा, आप देखते हो कि आपके पास मैक्रो सपोर्ट रहे, तो मैक्रो सपोर्ट में जैसे मैंने बताया कि ये PLI स्कीम, चाइना +1, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, जितने भी चीज़ें गवर्नमेंट बात कर रही है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बेनिफिट मिड कैप कैटेगरी, ठीक है। और तीसरा, क्योंकि हम लोग एक एक्सपोर्ट के बारे में भी बात कर रहे हैं और डोमेस्टिक डिमांड है ही, ठीक है, तो आपका बैलेंस शीट अच्छा है, आपको पॉलिसी सपोर्ट है, और फिर आप डिमांड सप्लाई सिचुएशन अच्छा देख रहे हो, तो आप कह सकते हो कि सिचुएशन बहुत ही फेवरेबल है फॉर अ मिड कैप कैटेगरी। और उसके बाद जैसे इंडिविजुअल अगर फ़ंड की मैं बात करूं, तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग हल्का सा कोशिश करते हैं कि आप विद इन सेक्टर भी, क्योंकि एट द एंड आप देखिए, एक चीज़ तो मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे अच्छी क्या चीज़ है कि ये सब कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे अर्निंग ग्रोथ 12-15% रहेगी। उसमें हमारा चैलेंज ये रहता है कि हम ऐसी पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ 18-20% अर्निंग ग्रोथ रहे, सो दैट यू क्रिएट अल्फ़ा, ठीक है। तो उस केस में मुझे लगता है कि ये जगह बहुत ही अच्छी है जिसमें कि आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो। यह है कि आपको यू हैव टू बी प्रेजेंट, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो शुड हेल्प। मिड कैप को लेकर जो सेबी की गाइडलाइन है उसके हिसाब से मिनिमम 65% एक्सपोजर मिड कैप ओरिएंटेड शेयर्स में होना चाहिए। बट आपका एज अ फंड हाउस क्या मैंडेट है कि मिनिमम एक्सपोजर मिड कैप में आप भी 65% ही मतलब रखना चाहते हैं, या फिर ऐसा कोई मैंडेट है कि मिनिमम इतना, इससे ज़्यादा होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई एक्स्ट्रा मैंडेट नहीं है, ठीक है, 65% ही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हर 6 मंथ्स पे ये चेंज होता है, तो कभी कभी आपको 70% दिख सकता है, कभी 67-68 दिख सकता है, बट एज अ फंड हाउस हाँ 65 जो सेबी की करेक्ट। कंडीशन है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ स्मॉल सेक्टर्स, जैसे अभी मैंने बताया कि कई बार आपको ऐसे लगते हैं कि कोई अभी स्मॉल कैप में है जो अगले 6 महीने साल भर में मिड कैप बन जाएगा, तो आप वो सब भी स्टॉक्स ले लेते हैं,
तो उस तरह से आप कई चीज़ देखोगे कि कभी कभी स्मॉल कैप का एक्सपोजर दिखाई देगा, जो फ्यूचर में आप उम्मीद कर रहे हैं कि मिड कैप बनने वाला है। आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। एक हमारे व्यूअर्स के लिए अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि वेल्थ क्रिएशन या फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके क्या आपकी एडवाइस होगी, तो प्लीज़ वो आप बताइए। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मुझे क्या लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप कितने समय तक मार्केट में रहते हैं। जैसे अभी कई लोग बात कर रहे हैं कि मिड कैप काफ़ी रनअप किया है इन द नियर टर्म, ठीक है, तो इस समय हमें मिड कैप देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो मैं बहुत सिंपल 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पिछला देखिए मिड कैप 2018 आई थिंक जनवरी 2018 के समय मिड कैप स्मॉल कैप में एक फ्रेंजी क्रिएट हुआ था। इवन अगर आप उस समय मतलब आपका टाइमिंग परफेक्टली रॉन्ग होता, अगर आप उस समय भी इन्वेस्ट किए होते जनवरी 2018 में और अगर अभी तक आप बैठे होते तो आपका CAGR अभी भी डबल डिजिट में होता। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो मोर दैन टाइमिंग द मार्केट, टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप जितने समय मार्केट में बैठेंगे, आप एक अच्छे फंड हाउस का एक फ़ंड लीजिए और उसके साथ आप 5 साल 10 साल बैठिए। आप बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैंने बताया कि वी आर ब्लेस्ड टू बॉर्न इन अ कंट्री जहाँ पे नॉमिनल ग्रोथ ही हम लोग को 12% मिल रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कोई भी फंड आपको 15% लॉन्ग टर्म में रिटर्न देने वाला है। इनफैक्ट जनवरी 18 के बाद 1-2 साल ऐसा था जब मिड कैप ने पैसा नहीं बनाया, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आप 5 साल का पीरियड देखिए तो वहाँ भी डबल डिजिट रिटर्न है। तो माय ओनली सजेशन इज़ कि आप लोग, इक्विटी इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट। यहाँ पे हम लोग कंपनीज़ पे बेट करते हैं, जिस कंपनीज़ पे हम लोग को लगता है कि अगले 3 साल 5 साल 7 साल में अच्छा करने वाली है। तो अगर आप बस ये एक डिसिप्लिन ले आइए कि आपको लंबे समय तक यहाँ बैठना है तो आप पैसा बनाएंगे। आपने आज समय निकाला, बहुत सी इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर की हमारे साथ में, और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पंकज। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। फंडनामा के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।